आपने अभी तक मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी देखी ही होगी और अब मैं फाइनली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी, जो कि बहुत क्रूशियल है। तो इसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स लोग करते हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट ये जर्नी भी, ये थर्ड ट्राइमेस्टर का जो फेज है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा स्मूथली जाए। मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है, तो मैंने ये सारे एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं ये सारे आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। सो आई होप ये वीडियोस देख के आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलता हो। सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल योर पेरेंटिंग गाइड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी। थर्ड ट्राइमेस्टर जर्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है। बहुत सारा एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी इस टाइम पे होता है बिकॉज अब आपके कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं आपकी डिलीवरी के लिए। तो आप इनिशियली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वगैरह रहते हो, बट वही एक्साइटमेंट में कभी कभार हम गलत चीज़ें, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कामली हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने जो जो चीज़ फॉलो किया है वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी तक आपकी जर्नी आई होप बहुत ही स्मूथ रही होगी। एंड नाउ अ वेरी लिटिल टाइम इज लेफ्ट। जब आपका बेबी आपके आर्म्स में होगा तो आप इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से रिलैक्स करो, रेस्ट करो, सो दैट आप आगे वाले आने वाले दिनों में आप अपने बेबी को पूरा फुल टाइम दो और अच्छे से एंजॉय भी कर सको। सबको पता ही है कि मेरी अब तक की जर्नी काफ़ी ठीक ठाक रही है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑब्वियसली जितने भी प्रॉब्लम्स आपको होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी ऑब्वियसली क्रूशियल है, बट थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ द मोस्ट क्रूशियल वन। तो इस टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे साइंस भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर अगर आपको लगता है कि ये जो इशू है इससे आपको या आपके बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब तक मैंने कोई भी ऐसे मेजर इश्यूज फेस नहीं किए थे फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये जर्नी भी जो मेरी ये लास्ट के जो 3 मंथ्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ही जाने वाला है। बट क्या ये इतना ज़्यादा स्मूथ गया? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते बॉडी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो जब बॉडी में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस है, इतना सारा फिजिकल चेंजेस है, मेंटल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली वो सारे आपके जो आउटर थिंग्स में है वो आपको दिखेगा ही। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या एक्सपेक्टेड थिंग्स है। तो सबसे पहले जो पेन वाला फैक्टर्स है, लाइक आपके लेग में पेन होगा, क्रैम्स आएंगे लेग में। आप रात को जब इधर से उधर पलटोगे तो आपको लेग क्रैम्स हो सकते हैं, आपको पेल्विक पेन हो सकता है, आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। तो ये सारे काफ़ी कॉमन है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बेबी बम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो अब इसमें जितने भी वेट है वो सारे लोअर बॉडी पार्ट्स में आएगा, तो ऑब्वियसली ये सारे पेन होना इज एविडेंट। इसमें आप थोड़े बहुत आप ट्रिक्स यूज कर सकते हो, मतलब किस तरह से सोना चाहिए, किस तरह से आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, किस तरह से आप बैठ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना इस सारे पेन को मैनेज कर पा रहे हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किया है, वो मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से लेटना है, सो दैट ये सारे प्रॉब्लम्स आपको उतना मेजरली इफेक्ट ना करे। क्योंकि मेरे लिए ये हेल्पफुल हुआ है, तो आई होप ये आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प तो करेगा ही। अब बताती हूँ कि मेरे साथ मेजर प्रॉब्लम क्या था। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में ये स्टार्ट हुआ था, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, विच इज़ एन इचिंग प्रॉब्लम। मेरे पूरे बॉडी में इचिंग होता था फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जब तक मैं सोती थी। इवन मैं रात में कभी कभार सो भी नहीं पाती थी। बहुत सारे ऐसे नाइट्स पार हुए हैं जिसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं सोया है, बिकॉज मुझे पूरे बॉडी में, एंड स्पेशली इवनिंग टू नाइट के जो टाइम है उसमें मुझे हैंड्स के इस तरह से पाम में और फुट के जो सोल है वहाँ पे इतना ज़्यादा इचिंग होता था कि मैं ना एक जगह बैठ पाती थी ना सो पाती थी। तो ये इचिंग प्रॉब्लम बहुत जन को होता है बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स आपके बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं, प्लस ये अगर आपके बाइल जूस अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट होके अगर वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया है, तो इन दैट केस भी ये आपको इचिंग प्रॉब्लम दे सकता है। तो मेरे साथ यही था। ये इसको कहते हैं ICP, विच इज़ इंट्राहेप्टिक कोलेस्टाइसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत सारे लोगों को होता है, मेरे केस में ये थोड़ा ज़्यादा था, ऑब्वियसली उतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया है
ये काफ़ी कॉमन है, बट देन बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा सिवियरली अफेक्ट करता है, बहुत लोगों को थोड़ा मीडियम। तो ईचिंग वाला प्रॉब्लम मुझे था, बट स्टिल मैंने कोशिश किया कि किस तरह से उससे मैं इफेक्टिव ना हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसमें मैंने आइस जो बैग होता है उसको मैं यूज़ करती थी, उसमें वाटर यूज़ करती थी। मतलब आइस बैग, मुझे ठंड लग जाती है तो इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मल वाटर आइस बैग के अंदर डाल के रात को कहीं पे जहाँ पे भी इचिंग होता था वहाँ पे सिर्फ इस तरह से हल्के-हल्के से रब कर लेती थी, सो दैट वो थोड़ा-सा काम लगे, थोड़ा-सा सूदिंग रहे। इवन वेदर भी इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था। जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता था बाहर, तो इन दैट तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा इचिंग बढ़ जाती थी, या फिर अगर कूल है, बारिश हो रही है, तो इन दैट वो सारे दिन में मतलब नॉर्मल ठीक-ठाक था, मैनेजेबल था। ऑल्सो विदाउट मेडिकेशन ये सॉल्व नहीं हो सकता है प्रॉब्लम, तो इसीलिए कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज़ ये सिर्फ़ आपको इचिंग हो रहा है बाहर से, ये इतना तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके बेबी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी इचिंग स्टार्ट हुई है, तो आप बिगिनिंग से ही दिखाओ। वो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट प्लस आपको वो बाइल एसिड सीरम टेस्ट ये सारे बोलेंगे, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए और कितना है आपका वो सारे लेवल्स, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिकेशंस देंगे। मेडिकेशन से काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है इसको मैनेज करना, एंड उसके साथ-साथ जैसे कुछ क्रीम्स वगैरह ओवर द काउंटर भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक लैक्टोकैलामाइन थोड़ा सूद करता है, आप कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो इन सारे से भी आपको ये जो प्रॉब्लम है इसको आप हैंडल कर सकते हो। बट इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बेबी पे भी हो सकता है, अर्ली डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए ये सारे चीज़ों को देख के आप बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करें, आप डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें। जितना जल्दी आप इसका मेडिकेशंस लोगे, जितना जल्दी आप इसको हैंडल करोगे, उतना ही आपके लिए और आपके बेबी के लिए ये अच्छा होगा। अब बात करते हैं छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स की, लाइक जो पेन है वो मैनेज करना। तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि आप किस तरह से बैठो, लेटो, ये सारी चीज़ें से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। बट ओवरऑल ये प्रॉब्लम रहेगा ही, क्योंकि आपकी बॉडी वेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। मेरी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा तो ड्रास्टिक नहीं बढ़ा है, बट स्टिल मुझे जब मैं टर्न करती हूँ बेड में तो भी मुझे दिक्कत होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बम्ब बड़ा हो चुका है, तो अब ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होंगे ही। तो इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसको सिर्फ आप कितना कूलली, कामली, मेंटली स्ट्रांग होके आप हैंडल करोगे, उस हिसाब से ही ये आपको थोड़ा बहुत रिलीफ वगैरह दे। कभी भी अगर आपको लगे, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर थर्ड ट्राइमेस्टर और 33 वीक्स के बाद स्पेशली, कि आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर आपका वाटर लीकेज काइंड ऑफ हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। बिल्कुल ही वेट मत करना, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। बहुत जन को अर्ली डिलीवरी भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ही वेट नहीं करना है घर पे। आप सीधा, जैसे ही आपको पेन अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा बहुत अगर लग रहा है तो इट्स ओके, बट अगर पेन रुक ही नहीं रहा है और कंटिन्यूअस हो रहा है बहुत लंबे टाइम तक, तब आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इवन फॉर वाटरी डिस्चार्ज ऑल्सो, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत वाटरी डिस्चार्ज है तो इट्स ओके, ये होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। बट अगर आपको लग रहा है कि ये रुक ही नहीं रहा है, इवन आफ्टर लाइक पेल्विक एक्सरसाइजेस, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि यूरिन भी अपने आप पास हो जाता है, तो इन दैट केस वो यूरिन है या आपका वाटर लीकेज होता है, एमनियोटिक फ्लूइड आपका निकल रहा है, ये सारे चीज़ों को देखने के लिए आप एक पेल्विक एक्सरसाइज कर सकते हो। होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर पेल्विक मसल्स फॉर फ्यू सेकेंड्स, चेक कि वो वाटर जो है वो आपका रुका या नहीं। अगर नहीं रुक रहा है, अगर उसमें स्मेल है, या फिर अगर आपको वो कॉमन नहीं लग रहा है, जो आपके बॉडी को आप अच्छे से जानते हो, अगर वैसा कुछ नहीं है, तो प्लीज इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज दिस मे नॉट बी अ वेरी गुड साइन। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। रेस्ट मुझे और बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं रहा। लाइक ब्रीथिंग इश्यूज सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी था, अभी भी है। ब्रीथिंग इश्यूज मतलब बहुत जल्दी इस तरह से मुझे सांस चढ़ने लगती है, बिना फैन के मैं रह नहीं पाती हूँ। एकदम बात करते करते भी मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ। मतलब इस तरह बॉडी वाइज तो मैं एक्टिव हूँ, बट सांस लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत, ऐसा दिक्कत फील नहीं होता है, बट देन जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ या फिर कोई ऐसे पूछ लेता है कि अरे तुम्हारी सांस इतनी चढ़ रही है, तब लगता है कि हाँ मुझे मतलब ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा है। अदरवाइज मुझे कोई भी ऐसे, मेरे अंदर मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं हुआ है।
तो अगर ये आपके साथ हो रहा है ब्रीदिंग इश्यूज, तो इट्स वेरी कॉमन, नथिंग टू वरी अबाउट इट। फटीग होगा ही, बिकॉज आपका बॉडी, आपका बेबीज जो है वो बहुत ज़्यादा अब एक्टिवली बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। मतलब जितना वेट गेन आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट अभी आपके बॉडी में हो रहा है। तो इसलिए फटीग होना ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो अब जब आपका बॉडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके बेबीज़ का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस आपको न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, आपको फूड इंटेक ज़्यादा चाहिए। बट होता क्या है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ज़्यादा नहीं खा पाते हो एक बार में। ऑब्वियसली क्योंकि आपके टमी में स्पेस कम हो गया है, आप बेबीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं, तो इसीलिए जो आपका टमी साइज़ है, जो आपका स्टमक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गया है। तो थोड़े-थोड़े फूड इंटेक कीजिए, बिकॉज़ न्यूट्रिशन इन दिस पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा इंटेक कीजिए, प्रोटीन पाउडर लीजिए। अगर आप प्रोटीन सोर्सेज अगर कुछ खाते हैं, लाइक वेज हो, नॉन वेज हो, जो भी हो, इंक्लूड प्रोटीन इन ऑल ऑफ योर मील्स। तो पहले बिफोर प्री कंसेप्शन मैं अगर 5 मील्स खाती थी इंक्लूडिंग स्नैक्स एंड ऑल, तो अब जब मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी तब मैंने 8 उसको किया है, लाइक 8 स्मॉल एंड स्नैक्स मील्स, ये सारे इंक्लूड करके मैं 8 टाइम्स खाना खाती थी। अब जाके वो शायद 12 टू 15 टाइम्स हो गया है। उसमें छोटे-छोटे चीज़ भी हो सकते हैं, लाइक आप कभी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, कभी आप सीड्स एंड नट्स खा रहे हो, एक बनाना खा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को मिला के 12 टू 15 टाइम्स मैं खाना खाती हूँ, थोड़े-थोड़े पोर्शंस में। इससे क्या होता है कि एक बार में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा तो मैं ऐसे भी पहले भी नहीं खा पाती थी और अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा पाती हूँ। तो थोड़े बहुत कम-कम करके अगर खाते हैं तो इससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपके बेबीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा। अब आता है, इतने सारे फूड इंटेक आप कर रहे हो तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपको हार्टबर्न हो, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, बट टच वुड मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स जस्ट बिकॉज कि आप अगर अपना प्लेट, अपना पोर्शन जो है उसको अगर सही से खाते हो, या फिर अगर आप उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ही ऐड करते हो, तब जाके आपका ये सारे प्रॉब्लम्स आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप जंक खाओगे, क्रेविंग होगा, आप सोचोगे अभी खा लेते हैं, अभी लास्ट का ही टाइम है, इसके बाद डिलीवरी के बाद नहीं खा पाएंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप डिलीवरी के बाद भी जिस तरह से अभी खा रहे हो उस तरह से ही खा सकते हो। ऑब्वियसली कुछ दिन आपको थोड़ा हल्का पतला खाना है, बट उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हो, नॉर्मल डाइट में आप आ सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी से आप बाहर के सारे जंक वगैरह खा लो कि लास्ट फ्यू डेज लेट मी एंजॉय। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम्स जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम्स आपको बढ़ाना नहीं है, इस टाइम पे आपको अच्छे से खाना है, सो दैट आपका बॉडी न्यूट्रिशन भी ले, और साथ ही साथ अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम रहे तो आप सो भी नहीं पाओगे, रेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बैलेंस डाइट रखो सो दैट आपका पूरा ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहे। नॉट द लिस्ट, जो मेजर कंसर्न होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो है बेबी मूवमेंट। अभी तक आपको बहुत ज़्यादा बेबी मूवमेंट फील होने लगा होगा, क्योंकि आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हो। तो कभी कभार किक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा तो आता है, बट कभी कभार बहुत ज़्यादा हर्ट भी करता है। जैसे जब आप लेटोगे, स्पेशली अगर आप काम डाउन होकर सोने जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि बेबी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। पर जब आप चाह रहे हो कि बेबी एक्टिव रहे, तो उस टाइम पे हो सकता है वो एक्टिव ना हो। तो आपको डर लगेगा कि पता नहीं क्यों एक्टिव नहीं है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे डे में अगर आपको 10 टू 15 अगर मूवमेंट पता चल रहा है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। 9 मंथ में आके आपको थोड़ा सा कम फील होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द साइज, तो किक्स हल्के फुल्के महसूस आपको होंगे। बट वो जो आपको सेवेंथ मंथ में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, उस तरह से आपको 9 मंथ में नहीं भी फील हो सकता है। तो अगर एकदम ही मूव नहीं कर रहा है तब ये कंसर्न है, तब आप थोड़ा बहुत घर पे पहले ट्राई कर सकते हो, कुछ मीठा खाने का, वॉक करने का, या लेट के थोड़ा पानी पी लो, देन आप रेस्ट कर लो 1 घंटा। चेक करो कि 2-3 मूवमेंट हो रहा है कि नहीं उस टाइम पे। अगर फिर भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करो। आप घर पे वेट करो कि किस तरह से क्या करो, घर के सारे नुस्खे वगैरह घर वालों से पूछो, ये वो, ये सब करने का टाइम नहीं है। स्पेशली ड्यूरिंग द 9th मंथ आपको एक भी सेकेंड आपके लिए और आपके बेबी के लिए क्रूशियल हो सकता है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। ये सारे से आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिले होंगे जिससे आपको भी हेल्पफुल होता होगा। अगर आप किसी को जानते हो जो कि कंसीव करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या फिर वुड बी मॉम है,
तो आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, कुछ ना कुछ हेल्प तो उनको भी ज़रूर से होगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर हेल्दी बेबी।